जीएसटी प्रैक्टिशनर रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बजट 2025 में हमारे एमएसएमई एक्ट की क्लासिफिकेशन को चेंज करने की बात की गई थी, जो कि हमारी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम की क्लासिफिकेशन है, उसको चेंज करने की बात की गई थी। फ्रेंड्स, इसके रिस्पेक्ट में एमएसएमई में हमारे पास नोटिफिकेशन भी इशू हो गई है और ये जो क्लासिफिकेशन है जो चेंज हुई है वो हमारी एप्लीकेबल हो जाएंगी 1 अप्रैल 2025 से। फ्रेंड्स, अब हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 43BH है, जो बात करता है अगर आपने जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है एमएसएमई में और वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में फॉल करते हैं, अगर आपने उसको विद इन द टाइम पीरियड पेमेंट नहीं करी है तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो डिसअलाउ कर दिए जाते हैं, यानी कि आपको उसकी डिडक्शन नहीं दी जाती है। तो ये लिमिट जो चेंज हुई है एमएसएमई एक्ट की, उससे कौन कौन से टैक्स पेयर को इफेक्ट करेगी, उसको डिटेल में वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट रह सके। आपके लिए रेगुलर बेसिस पे हम अपडेट अपने चैनल पर शेयर करते ही रहते हैं। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, जैसे ही आप जो है एमएसएमई का पोर्टल लॉगिन करेंगे, देखिए यहाँ पोर्टल पर भी आपको सबसे पहले विंडो पॉपअप होकर आ रही है, रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से ये क्लासिफिकेशन जो है एप्लीकेबल मानी जाएंगी। फ्रेंड्स, ये जो क्लासिफिकेशंस होती हैं इसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर बेस पे डिसाइड की जाती है कि कौन माइक्रो में फॉल करेगा, कौन स्मॉल में फॉल करेगा और कौन जो टैक्स पेयर है, जो एंटरप्राइजेस हैं, वो मीडियम में फॉल करेंगे। ये क्लासिफिकेशंस जो आई हैं वो कौन से पर्सन्स के लिए इफेक्टिव है, जो भी पर्सन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस हैं या हमारे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए ये जो डेफिनेशन है वो रिलेवेंट रहेगी और इसके अकॉर्डिंग ही अब उनको अपने बायर को विद इन द टाइम लिमिट पेमेंट करना होगा। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपकी जो है वो एक्सपेंसेस की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। सिंपल सी भाषा में फ्रेंड्स आपको समझाती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो हमारा एमएसएमई एक्ट है, ये हमारा चेंज की बात की गई थी, इसमें जो चेंजेस आए हैं, देखिए ये जो चेंजेस हमारे आए हैं थ्रू बजट 2025 के थ्रू इसको चेंज करने की बात की गई थी और इसके रिस्पेक्ट में एमएसएमई में नोटिफिकेशन हमारे पास आ गई है, जो कि हमारे पास 21 मार्च 25 में हमारे पास आई थी और ये हमारी जो क्लासिफिकेशन है ये हमारे 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड जो है हमारे एप्लीकेबल माने जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको एमएसएमई के पोर्टल पर भी आपको दिखाया। अब इनकम टैक्स एक्ट का कौन सा सेक्शन बात करता है कि अगर आप माइक्रो में, स्मॉल में फॉल करते हैं तो आपको विद इन द टाइम लिमिट पेमेंट करनी है, नहीं तो आपके जो भी आपके परचेजेस हैं वो डिसअलाउ कर दिए जाएंगे, एक्सपेंसेस आपको उसके डिडक्शन नहीं दी जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो सेक्शन 43BH है वो इंट्रोड्यूस किया गया था वाया फाइनेंस एक्ट 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये इफेक्टिव हो गया था, हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर से हमारा इफेक्टिव था, 1 अप्रैल 2024 से हमारा उसको इफेक्टिव किया गया था। इसमें क्लोज H है जो बात करता है इसके एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब इसमें माइक्रो और स्मॉल की बात की गई है, मीडियम एंटरप्राइजेस की बात नहीं की गई है। बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। अगर आप बियॉन्ड लिमिट करते हैं तो क्या होगा, shall be allowed irrespective of the previous year in which the liability to pay such sum was incurred by the assessee according to the matter of accounting regular employed by him, only in computing the income referred to in section 28 of that previous year in which such sum is actually paid by him। इसमें प्रोविजो भी ऐड किया गया है, provided that nothing contained in section except the provision clause H shall be
apply to relation any sum which is actually paid by the assessee on or before the due date applicable in case of furnishing the return of income tax act. अब देखिए फ्रेंड्स, माइक्रो स्मॉल की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में कौन बात करता है? माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात करता है एमएसएमई एक्ट में। सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 का एच इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करता है, माइक्रो के डेफिनेशन के बारे में। 2M बात करता है स्मॉल के डेफिनेशन के बारे में, और ई बात करता है इंटरप्राइजेस। हम इंटरप्राइजेस किसे कहेंगे? इंटरप्राइजेस किसे कहेंगे? एन इंडस्ट्री undertaking a business concern or any other establishment by whatever name is called engaged in manufacturing or production of goods in such manner pertaining to the Industry Regulation Act 1951 or engaging in providing or rendering of any service or services। तो आप यहाँ पे इंटरप्राइजेस किसे कहा गया? जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जो सर्विस प्रोवाइडर है। इसमें ध्यान दीजिए, ट्रेडर को जो है इंक्लूड नहीं किया गया है इस डेफिनेशन में। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसकी जो पहले हमें दी गई थी, माइक्रो में कौन फॉल करते हैं? जो इन्वेस्टमेंट है डज नॉट एक्सीड 1 CR और टर्नओवर है जो 5 CR, ये पुरानी है हमारी। स्मॉल के लिए जिनकी जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने 10 CR की हुई है और जिनकी टर्नओवर 50 CR से एक्सीड नहीं होती वो हमारे स्मॉल में फॉल करते हैं। अब इन दोनों ही एंटिटीज पर हमारा सेक्शन 43 BH एप्लीकेबल होता है। इनको विद इन टाइम लिमिट अपनी पेमेंट करनी है। अब स्पेसिफाइड टाइम क्या है एमएसएमई एक्ट के अनुसार? अगर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज में आपको पेमेंट करना है। अगर आपको कोई एग्रीमेंट है तो 45 डेज तक आपको उसका पेमेंट करना है, नहीं तो वो आपकी डिडक्शन आपको नहीं दी जाएगी। मीडियम में कौन फॉल करता है? डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है उनकी, और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ तक की है, तो वो आपके मीडियम में फॉल करते हैं। अब जो एंटिटीज मीडियम में फॉल करती है एज पर ओल्ड लिमिट, वो अब फॉल कर जाएगी हमारी स्मॉल एंटरप्राइजेज में। यानी कि इनको अब जो पेमेंट करना होगा विद इन टाइम लिमिट पेमेंट करना होगा। जिनकी टर्नओवर अब तक पहले इतनी थी, अब वो न्यू लिमिट के बाद स्मॉल में फॉल करेंगे। किस तरीके से फॉल करेंगे वो मैं आपको भी बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर 21 जो मैंने आपके लिए यहाँ ओपन की हुई है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जहाँ 1 करोड़ था वहां पे इन्होंने 2 करोड़ 50 लाख कर दिया है। जहाँ 5 करोड़ था वहाँ 10 करोड़ हो गया है। जहाँ 10 करोड़ था वहाँ 25 करोड़ हो गया है। जहाँ 50 करोड़ था वहाँ 100 करोड़ हो गया है। जहाँ 50 करोड़ की था वहाँ पे 125 करोड़ हो गया है। जहाँ पे 250 करोड़ था वहाँ 500 करोड़ हो गया है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर आपको कंपैरिजन बता रही हूँ मैं आपको, पुरानी क्या है और नई क्या है। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। मैंने आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दी। ये हमारी करंट है, ये हमारी जो रिवाइज होकर आई है। माइक्रो पहले था इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, अब इसको एक्सीड करके 2.5 CR कर दिए। ये सारे फिगर्स हैं, ये CR में है, यानी करोड़ में ये फिगर्स लिखी हुई हैं। जो माइक्रो थे पहले 1 थी जिनकी इन्वेस्टमेंट, उसको बढ़ा के 2.5 कर दिया गया है, और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ थी उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। अगर किसी पर्सन की टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 पहले 1 करोड़ थी इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ थी, अब जिनकी टर्नओवर 2.5 है और 10 है वो हमारे न्यू फाइनेंशियल ईयर 25-26 से वो फॉल करेंगे हमारे माइक्रो में फॉल करेंगे। और स्मॉल एंटरप्राइजेस पहले कौन था? जिनकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ थी और टर्नओवर जो थी 50 करोड़ थी, वो हमारे पहले स्मॉल में फॉल करते थे। अब न्यू चेंज होने के बाद जिन भी पर्सन की इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ है और जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ तक है, वो अब हमारे फॉल करेंगे स्मॉल में। यानी कि जो एंटिटीज पहले हमारी माइक्रो में थी, अब न्यू लिमिट चेंज होने की वजह से वो हमारे स्मॉल में
फॉल करेंगे और एज पर इनकम टैक्स एक्ट उनको अपनी पेमेंट जो है बायर को विद इन द टाइम लिमिट करनी है। मीडियम में कौन फॉल करेंगे? जिन भी की टर्नओवर जो है 50 करोड़ से बढ़ाकर इसको 125 करोड़ कर दी गई है इन्वेस्टमेंट, और जो टर्नओवर है 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दी गई है। यानी कि सिंपल सी भाषा में समझे, जो पहले मीडियम में थे अब वो स्मॉल कैटेगरी में फॉल करेंगे। बहुत सारे पर्सन जो है अब स्मॉल कैटेगरी में फॉल करने लग जाएंगे और उनको अपने बायर को विद इन द टाइम लिमिट पेमेंट करना रहेगा। मैंने आपको सेक्शन 43BH आपको पढ़ाया है, इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मीनिंग क्या है। मीनिंग देयर बाय इफ द पेमेंट आर नॉट मेड टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, जो कि मैंने आपको बताया 15 और 45 डेज का इसका टाइम है। द डिडक्शन शैल बी अलाउ ओनली इन ईयर विच द पेमेंट हैव बीन एक्चुअली मेड, उसी में माना जाएगा। देखिए, द सेक्शन स्टेटेड दैट द बायर shall make the payment to the supplier on or before the date agreed upon in the return, or where there is no agreement before the appointment day, the appointment day is the day following immediately after the expiry of 15 days from the day of acceptance of the date deemed acceptance the goods and services by the buyer. However, in the case the agreed period can exceed 45 days from the day of acceptance or the day of deemed acceptance, यानी कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ तो वो आपका 45 डेज से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। If the buyer fails to make the payment to MSME supplier within the specified period time limit, the amount payable will be disallowed as deduction under section 43BH of the Income Tax Act. This disallowance will apply irrespective of the previous year which the liability to pay accrues. The disallowance will be applied only if the buyer, micro and small, as defined in section 7 of MSMED Act, the medium enterprises shall not cover under this provision. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मीडियम एंटरप्राइजेस हमारे इसमें फॉल नहीं करेंगे। अब सेक्शन 43BH जो है, इसके हमारे की प्रोविजंस क्या रहेंगे? देखिए, एप्लीकेबिलिटी कब अराइज होगी? अप्लाई द बायर हु परचेजेस द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम MSME रजिस्टर्ड पर्सन, और ये हमारा MSME में रजिस्टर होना जरूरी है। अब टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट क्या रहेगी? 45 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि मैंने आपको ऊपर डिस्क्राइब किया। If there is a written agreement between the buyer and the seller, the payment must be made as per the agreement, not exceeding 45 days. 45 days से ज्यादा का आपका नहीं होगा। कब डिसअलाउ हो जाएगी आपकी डिडक्शंस? If the buyer fails to make the payment with a specified time limit, जैसे कि मैंने आपको बता दिया 15 और 45 डेज बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। The amount payable to MSME will be disallowed as deduction in the year in which the expense was incurred. अब आपको डिडक्शन कब अलाउ करी जाएगी? जिस ईयर में वो एक्चुअली पे करे हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अ बायर परचेजेस द गुड्स वर्थ 10 लाख रुपीज फ्रॉम MSME से उन्होंने परचेज की है। 1 अप्रैल 2025 को उन्होंने परचेज की है और द पेमेंट इज ड्यू विद इन 45 डेज। 45 डेज में उनकी ड्यू होनी थी, तो ड्यू कब होगी हमारी? 15 मई को। इफ द बायर फेल्स टू मेक द पेमेंट इन ऑन 15 को, तो 10 लाख विल बी डिसअलाउड एज डिडक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26। अब उन्होंने ड्यू डेट के बाद पेमेंट करी है। इफ द पेमेंट इज मेड ऑन 1 जून 2025, द डिडक्शन विल बी अलाउड इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अलाउ करा जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर उनको वो अलाउ कर दिया जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको रेलेवेंट लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स।